नमस्कार आप सभी का, आप सभी देख रहे हैं देखिए टॉक्स और मैं हूं आपका शुभम सिंह। फिलहाल देखिए आपको आए दिन तमाम गांव में हम लोग जाते हैं और भ्रमण के दौरान पब्लिक ओपिनियन यानी जन संवाद सुनाते हैं, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। ठीक वैसे ही आज आपको एक आत्मकथा कह लीजिए, ऑटोबायोग्राफी कह लीजिए, आप सबके सामने लेकर आए हैं और वो किसका है आपसे मिलवाते हैं। अपने सहयोगी से चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। महोदय का नाम है अभिषेक संस्कृत, एम राइट जी बिल्कुल। और आज इनका ऑटोबायोग्राफी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिलहाल जब भी इंसान की बात होती है तो उसके जन्म से शुरू होती है, तो बिना किसी देरी के हम लोग इनके पैतृक गांव जो कहाँ पे है, जमुहार, तो वहाँ के लिए रवाना होते हैं। इसके आगे जो भी चीज़ें होंगी वो आप सबके सामने रहेगा। जैसे अगर डेहरी की खासकर बात किया जाए तो देखिए जैसे नगर परिषद भी है आपका जी। तो ये जो रख रखाव है नगर परिषद का, इस सारी चीज़ों में कभी कभी हस्तक्षेप नहीं करते आप लोग? जैसे ये देखा मैंने कई जगह देखा, रोड पे ही वैसे ही कूड़ा कबाड़ और ऐसी चीज़ें फैली हुई हैं। तो जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं नगर निगम के भी, उनका भी साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। और अक्सर जो है नगर क्षेत्रों से ये समस्याएं आती हैं और लोग बताते हैं कि उनके गली मोहल्लों में सफाई नहीं है। अच्छा, जहाँ के वो पार्षद हैं मतलब? हाँ, पार्षद हैं। तो अक्सर पार्षद से भी बात की जाती है, अक्सर नगर परिषद के पदाधिकारियों से भी बात की जाती है। तो जिस दिन कहेंगे उसके 2-4 दिन वो थोड़ा सा उस क्षेत्र में होता है आदमी लगा के साफ सफाई करवा देंगे और उसके बाद फिर वहाँ से वही समस्या शुरू। तो आप स्थिति क्या है कि आप कितनी बार एक चीज़ के लिए कहेंगे, उसके लिए बेहतर तो ये है कि अच्छे ऐसे आप पार्षद चुनिए जो कि इन चीज़ों के लिए सजग रहे। तो हम लोग जब जनसुराज में व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सत्ता परिवर्तन की नहीं, तो व्यवस्था परिवर्तन में सत्ता परिवर्तन निहित है। तो व्यवस्था परिवर्तन में सिर्फ विधायक बनाना ही नहीं है, नीचे तक यानी ग्राउंड लेवल तक, यानी पार्षद हो, मुखिया हो, वार्ड हो, सब ऐसे लोग हों जिनकी आस्था हो लोगों की सेवा में, न कि स्वयं की सेवा में। अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए 1000 सफाई कर्मी अलॉटेड है, लेकिन इस खासकर डेहरी के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है। तो उसमें लगे हैं मान लीजिए 700 लोग और 300 का वेतन जो है बन रहा है, फर्जी बन रहा है, और उसको जो है नगर परिषद के लोग मिल मिला के खा जा रहे हैं। तो बातचीत चल जा रहा है। तो मुख्य रूप से जो चेयरमैन वगैरह जिनके हाथ में है, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है, गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर और नगर परिषद के जो भी अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ये लोग खा जाते हैं। तो इस वजह से समस्याएं ये आते रहेंगी। आप आज कंप्लेन हम लोग करेंगे तो 4 दिन तक वहाँ सफाई शुरू होगी, और फिर उसके बाद वही की वही स्थिति, क्योंकि आदमियों की कमी है। तो इन चीज़ों को सुधार करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि व्यवस्था को परिवर्तित की जाए और अच्छे लोगों को उस जगह पे लाया जाए जो कि इन छोटी छोटी चीज़ों को न करें और जन सेवा ही उनकी सोच हो। फिलहाल हम लोग जमुहार गांव में उपस्थित हो चुके हैं और आप सबको बता दें कि अभिषेक संस्कृत जी का जो पैतृक निवास और जो गांव है यही है जमुहार, और बहुत सारी चीज़ों से जमुहार जाना जाता है। फिलहाल हम लोग इनके जो गांव में जो घर बोला जाला उस ओकरा तरफ चले ना खैर बाबू। दूसरा चीज़ ये है कि ताला मारले कोई रहियो नहीं रहा है घर में, लेकिन चूँकि ऑटोबायोग्राफी रिकॉर्ड करना था तो हम लोग को पैतृक घर से शुरू करना है हर एक कार्य। और एक कहा जाता है ना कि गांव घर के जो घर होला ओकरा में पितर जौन हो ना, पितृ देव लोग का आशीर्वाद होला जी। देखिए जब हमको तो लगता है कि अक्सर लोग बिहार से कोशिश करते रहते हैं कि कब मौका मिले और गांव घर छोड़ के बाहर चले जाएं। एक्चुअली लोग नहीं कोशिश करते रहते हैं, यहाँ समस्या इतनी दुर्लभ है कि ना ही शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही रोजगार की व्यवस्था है, तो लोगों के चाहने पे है ही नहीं। ये कंडीशन ऐसी बनी हुई है यहाँ पे कि मजबूरी में लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अब हमारा घर द्वार यहाँ जिस ज़माने में बना था, इतना बढ़िया ये घर था, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं रहता है। एक ज़माने में जब हम लोग यहाँ रहते थे तो 16 लोगों का परिवार था,
सब एक ही साथ रहते एक साथ हम लोग रहते थे। अब भोजन 16 लोग का प्लस जो और लोग आते जाते थे, कारोबार था, तो सब मतलब दिन में 25-30 लोग आराम से भोजन यहाँ पे करते थे। लेकिन आज बड़े वाले चाबी से नीचे से। जैसा आप सबको मैंने बताया था, अभी हम लोग जमुहार अभिषेक जी के पैतृक गांव और पैतृक घर में उपस्थित हैं, जहाँ पे इनका पैदाइश है और यही वो घर है। तो हम चाहेंगे अभिषेक जी आपसे कि हम लोग बचपन से स्टार्ट करें आपकी कहानी को। जी। तो बचपन आपका कब का है, मतलब आप पैदाइश आपका कब का है? जैसे मेरा जन्म 1990 में हुआ। अच्छा। और यहीं पे इसी घर में मेरा जन्म हुआ, इसी आंगन में बचपन बीता। उस समय मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मम्मी, जॉइंट फैमिली पूरा जॉइंट फैमिली, दादा दादी, परदादा भी थे। अच्छा। मेरे परदादा साधु सिंह जी, जिनका गांव में साधु बाबा के नाम से चर्चित हैं। ठीक। रामसिंह सिंह मेरे दादाजी, और पिताजी स्वर्गीय अजय कुमार सिंह, और बड़े पिताजी और उनका परिवार भी था। इस घर में करीब 15-16 लोगों का उस समय टोटल परिवार था, बुआ लोग भी थी, और यहीं पे पूरा जीवन बीता। और बाद में फिर जो है हमारे, चूँकि मैं सेकंड नंबर पे अपने पिताजी के भाई बहन में। अच्छा। तो बड़ी बहन एक है और उसके बाद मैं हूँ, और मेरे बाद जो है 2 बहनें और एक छोटा भाई। तो हम 5 भाई बहन टोटल हैं, और सब इसी घर से पल बढ़ के। देखिए, बात अगर बचपन की हो रही है तो बचपन में सबकी शैतानियाँ होती हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसा याद जो आपके बचपन से जुड़ा हो? हाँ, थोड़ा सा मैं 3-4 साल का होने लगा तो ये आप सामने ये बाउंड्री देख रहे होंगे, जो अब तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे नया वॉल ऐड किया गया है। जहाँ तक पुराना वॉल है तो उस समय वो बड़ा ऊंचा लगा करता था, लेकिन मैं उसको फान के चला जाता था। अच्छा। मतलब चढ़ चुड़ के खेले कूदे करते? हाँ, यहाँ सब लोग खोज रहा है, हम बाउंड्री पार कर। अच्छा, गेट लगा होता था तो गेट खोल नहीं पाते थे, तो बाउंड्री फान जाते थे। तो नहीं, पिटाए नहीं, लेकिन डटाए बहुत हैं। और बल्कि कई बार ऐसा होता था ना कि मम्मी रस्सी पैर में बांध के अब बेड में बांध देती थी कि ये भागे ना। मतलब क्योंकि हम फेमस थे बाउंड्री फान के भागने के लिए। अच्छा, खाली मौका देखते थे। तो मान लीजिए ये सब जो किराए बदमाशी कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोग के घर में जैसे ही लड़का शैतानी कर स्टार्ट, अब ओकर गोड़ में सिक्कड़ बना रहा पढ़ाई का, कि पढ़े लिखे काम बा जी। तो ये कितने उम्र से स्टार्ट हो गया? तो क्योंकि बदमाशी ज़्यादा करते थे, नटखट ज़्यादा थे, तो पिताजी ने पहले सोचा कि सैनिक स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दें। आज थोड़ा तो जब सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने की बात सोचे तो किन्हीं वजहों से जिस साल प्रयास किए नहीं हुआ, तो पिताजी के एक मित्र थे झुमली तिलैया में सैनिक स्कूल में ही एम्प्लॉयड, तो उनके यहाँ हमें कुछ समय के लिए उन्होंने रखा ताकि अगले साल एडमिशन कराएं। लेकिन बहुत दूर था तो दादी मुहाती थी कि इतना दूर हमारा लड़का ना रहे, ना रही एकदम। इतना दिन बाद आवे के बाद हम कैसे देखा। अच्छा। तो दादी कहीं कि ना यहीं एडमिशन करावा, तो पापा कहें कि अब यहाँ तो एडमिशन कराए तो हॉस्टले में करावे के बाद, काहे कि भाग छुट्टा नहीं छोड़ेंगे ना, वो एकदम सब लोग घबराता था। तो फिर हॉस्टल में पिताजी यहीं पे जेम्स स्कूल है, यहाँ पे डिहरी में। तो LKG में एडमिशन हुआ, और LKG से लेके क्लास 3 तक हम जेम्स स्कूल में पढ़े हैं। तो 3 तक कुछ बदमाशी कम हुआ था या फिर? हॉस्टल में जाने के बाद अच्छे बदमाश सुधर जाते हैं, बड़ी बदमाश हो जाते हैं, प्लस और माइनस दोनों है ना। हाँ, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन का एक कल्चर होता है, तो हर चीज़ पंक्चुअलिटी से करना है, टाइम से करना है, और आपका एक दायरा होता है, उससे बाहर आप जा नहीं सकते। तो इन सभी कारणों के वजह से जो है आदमी जो हॉस्टल में रह रहा है वो लगभग सुधर ही जाता है, मतलब पहले जो भी स्थिति है उससे बेहतर हो जाता है वो। तो आफ्टर 3 क्लास तक उसमें रहे, फिर उसके बाद का कैसे बढ़ता गया जीवन में? तो 3 क्लास, और उसके बाद जो है पिताजी का उसी दौरान 1998 में डेथ हो गया। मैं क्लास 3 में था और 8 साल मेरी उम्र थी। तो फिर वहाँ से मैं निकला और घर आ गया। तो इसके बाद क्लास 4th में ज्ञान भारती स्कूल है बोधगया में। अच्छा। तो मेरा वहाँ एडमिशन कराया गया। जैसे अभी आपने बताया कि 3 क्लास में और आप 8 साल की उम्र में पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जी। तो इतनी कम उम्र में हाथ से सर पे से पिताजी का हाथ उठना, इसको किस रूप में, इन सारी चीज़ों का आपने हैंडल किया अपने जीवन में? क्योंकि ये जितना कहने में आसान ये शब्दावली है कि पिता का स्वर्गवास हो जाना, वो भी 8 साल की उम्र में, एक मतलब समझिए कि कितना बड़ा पहाड़ टूट गया उस बच्चे। बहुत कष्टदायक रहा वो वक्त। पिता को मुखाग्नि देना एक 8 साल के बच्चे के लिए मतलब इससे बड़ा कष्ट क्या होगा जिस बाप के चेस्ट पे
जब मैं हॉस्टल से आता था तो पिताजी अपने चेस्ट पे सुलाते थे हमको और अपना पिता का प्रेम पूरा लुटाते थे। तो कभी ये वाला टिप, जैसे इंडियन फादर जो होते हैं टिपिकल बाप बनने की कोशिश, ऐसा नहीं था मामला? मेरे पिताजी थोड़े से हर चीज़ में फॉरवर्ड थिंकिंग के थे। मतलब मेरे परवरिश में भी फॉरवर्ड थिंकिंग की थे, क्योंकि उस ज़माने में हॉस्टल में बहुत कम लड़के पढ़ते थे, तो उस ज़माने में हमें पढ़ाते थे। और इसके अलावा भी नाम भी मेरा देखिए अभिषेक सांकृत है। मैं राजपूत हूँ लेकिन अभिषेक सिंह नाम नहीं है मेरा, सांकृत है। तो सांकृत का क्या होता है? सांकृत गोत्र है। अच्छा। तो पिताजी ने कहा क्या जात पात के लिए वो करना, गोत्र ही लगा देते हैं, जात से कोई मतलब नहीं, तुम जो बनोगे अपना जो कैरेक्टर रहेगा उससे पहचाने जाओगे, अपने कर्मों से, आपसे कर्मों से पहचाने जाओगे। तो ही वॉज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग पर्सन। तो उनका साया हट जाना मेरे लिए तो एक पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर, और मेरे से बहुत ज़्यादा मेरे माता जी के ऊपर और मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन थे उन सब के लिए हम सब अनाथ हो गए थे एक तरीके से। पिताजी का साया उठने का। हाँ हाँ, हालांकि परिवार में और लोग थे, बाबा थे, बड़े पिताजी थे, तो सब लोगों ने जो भी कर सके वो लोग किए, लेकिन पिता तो पिता ही होते हैं। तो 3-4 साल किसी तरीके से उनके जाने के बाद मम्मी काफ़ी सदमा में थी, बीता। और 2002-3 तक हम ज्ञान भारती रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स करके बोधगया में, अरुण बाबू वहाँ भी हॉस्टलिंग ही किए? वहाँ भी हॉस्टल में थे। तो हम वहाँ रहे और वहाँ रह के हमने अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करी। तो वहाँ क्या हाई स्कूल तक था? क्या था वहाँ? हाई स्कूल तक था, लेकिन हम क्लास 8 तक वहाँ पढ़े। अच्छा। और उसके बाद 9th, उस जब 8 तक थे तो उस दौरान कोई ऐसी चीज़ें याद हो जो मतलब यादगार ही घटित हुई हो हॉस्टल लाइफ में, या फिर ऐसा कुछ? हॉस्टल लाइफ में तो आप विद्रोह वाला चीज़ या फिर कुछ ऐसा? मैं उस पे आता हूँ। तो क्लास 8 तक तो लगभग चीज़ें सब ठीक चल रहा था, नॉर्मल। 9th में अक्सर आप जब हॉस्टलों में जाएंगे तो क्या होता है, सीनियर जूनियर में लड़ाई सुनने को मिलता है। हाँ। तो क्लास 9th में मैं जब था तो हमारे क्लास में और क्लास 10th में गेम के ही एक विषय को लेके युद्ध छिड़ गया, और वो युद्ध बहुत बड़ा छिड़ा। हाँ। और अभी के एक विधायक जी हैं, वो क्लास 10th में हुआ करते थे। अच्छा। और हम लोग क्लास 9th में। अच्छा, आपके सीनियर थे विधायक जी? हाँ, विधायक जी हमारे 1 साल सीनियर थे। मिलते हैं वो भी? अब हम चूंकि अलग एकदम चले गए। अच्छा। और वो यहाँ बिहार में बेस्ड हैं, तो बहुत मुलाकात नहीं होती। अलग लेकिन अब चूंकि जानते तो वो हैं मेरा नाम, और हम भी उनका नाम जानते हैं, तो परस्पर वो होगा कि भाई हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो जैसे 9-10 की जो भिड़ंत हुई उसमें जीता आपकी टीम ने या फिर सामने वाली टीम ने? नहीं, कोई जीता नहीं, क्योंकि हम लोगों का फ्लोर ऊपर था और 10th नीचे थे। तो हम लोग ऊपर क्या होता था, बक्सा के नीचे लगाने के लिए ईटा मिलता था। हम लोग उस समय बक्सा हॉस्टल में लेके जाया करते थे, सूटकेस का उतना जमाना नहीं था उस समय। तो ईटा निकाल के बहुत ईटा चलाए हम लोग। तो उसमें जो है एक आध लोगों का हाथ भी टूटा था। हाँ, विधायक जी भी चोटिल हुए थे। अच्छा। तो सबको निकाल दिया गया, दोनों हॉस्टल ऊपर नीचे। नहीं, रेस्टिकेट नहीं किया गया, मतलब सस्पेंड किया गया कि सब लोग घर जाओ। अच्छा। जब घर से वापस आया गया तो बहुत नियम कानून बन रहा था हॉस्टल में। तो हम मम्मी से हम कहें कि मम्मी अब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा बीच बीच में छुट्टी ज़्यादा लेना पड़ता था। उस समय बिजनेस जो था परिवार का, वो धीरे धीरे माता जी देखने लगी। कारोबार को देखने के लिए भी आप आते रहते थे? हाँ, तो हमको आना पड़ता था। हम कहे मम्मी अब इतना दूर रह के कारोबार और ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी, हमारा बनारस में एडमिशन करा दीजिए, क्योंकि कारोबार यहाँ और बनारस के बीच में था, तो आसान होता। तो मम्मी वहाँ से नाम कटवाई और बनारस में एडमिशन मेरा करवा दी। तो किस क्लास में? 9th में। अच्छा, 9th में। वहाँ संत अतुलानंद स्कूल है, जहाँ से हमने 9th और 10th किया। तो वहाँ पे एडमिशन करा दी, और उसके बाद वहीं से हमारी हाई स्कूल पूरा हुआ। अतुलानंद से हाई स्कूल किया। और इस दौरान अपना जो पारिवारिक ट्रक वगैरह कारोबार था, थोड़ा थोड़ा जितना बचा था उसको देखा। एक दौर था कि बिजनेस व्यापार बहुत बड़ा था पिताजी के दौर में। अच्छा। 1995 में यहाँ हमारे पास 2 कारें हुआ करती थी। एक बड़ी व्यवस्था थी यहाँ। तो जैसे ही आपने हाई स्कूल क्वालिफाई किया अतुलानंद से बनारस में, तो फिर उसके बाद आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहा या फिर उसको स्टॉप करके कारोबार में आ गए? क्या किया आपने? नहीं, 10th उस समय तो पार्ट टाइम बिजनेस देखना और स्टडी दोनों चल रहा था।
तो 12 तक तो मैंने ये ऐसे ही मैनेज किया। अच्छा। लेकिन 12 आते आते बिजनेस एकदम जीरो हो चुका था। अच्छा, 12th किस एज तक आप आ चुके थे? हम 2008 में 12 कर लिए। किस उम्र के होंगे उसमें? तो 18 साल के थे लगभग। 17-18 साल। हाँ हाँ, ये 17-18 साल जो यंगस्टर का जो टाइम होता है, हाँ, वो पीक टाइम होता है। बिल्कुल। तो उस टाइम कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी। बिल्कुल। थोड़ा उसके बारे में बताइए, जैसे प्यार श्यार हो गया जो आजकल एकदम पीक पे चल रहा है, आपके उस टाइम पे कैसा चलता है, क्या चीज़ें थी? जैसे आजकल जो बच्चे हैं 12th में या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, हाँ, लड़ाई झगड़ा पीक पे होता है, गर्मजोशी खून में रहता है ना, बिल्कुल। हम के कैसे बोल देला सब, हम हाई हाई, चाहे बर्दाश्त ना होना ही कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीज़ों से कैसे आप हैंडल करते थे? हम लोगों के उस दौर में, जैसे आजकल के बच्चे तो बचपन होते ही मोबाइल लेके हाँ, पैदा होते हैं, लेकिन सब कुछ जान रहे हैं पहले हम ही लोगों से के उस चलाना। दौर में ये सब तो था नहीं। जी नहीं। तो क्रिकेट खेलना और गेम्स खेलना आपस में आउटसाइड एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। तो हम लोग आपस में खेलते कूदते थे, आपस में बहसबाजी लड़ाई ये सब भी बहुत होता था। हाँ, इन जनरल वो सब तो होता था। हमारे उम्र के लोग ये सब चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, मेरे भाई बंधु जो हैं, तो ये सब होता था। लेकिन आज जो आप देखते हैं कि छोटे बच्चे बचपने में प्रेम में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये उस दौर में नहीं था। अच्छा, आपके टाइम पे नहीं था? मतलब 12 तक सीमित था। 12 तक तो नहीं उतना था। तो आपने कभी मतलब ऐसा नहीं है किसी को उसमें पत्र लिखा था ना? हाँ, हाँ, लेटर। हाँ। और वो 2-2 4-4 लाइन के शायरी होते थे कि जी जी। एक आध शायरी मुझे आप लोग के टाइम का याद है, कैसा था कि खून से खत लिख के भेजूंगा, कुछ ऐसे ही है, पूरा नहीं याद है। तो ये होता था, खून से लोग खत लिखते थे उस वक्त? ये हमें लगता है 12 के बाद मैच्योरिटी के लेवल में होता होगा। लेकिन आपके ग्रुप में ऐसा था कि नहीं, या फिर आपके नॉन में गया ऐसा, मतलब जो खून से खत लिख के? ऐसा तो कोई नहीं था। हम लोगों के एज ग्रुप में मतलब खून से खत लिखने वाला कोई नहीं था। ऐसा वीर नहीं था? कोई वीर नहीं था, और कोई प्रेम मोहब्बत वाला भी बहुत चक्कर नहीं था कि क्योंकि मालूम था कि अगर हॉस्टल में हम लोग थे, अगर किसी को पत्र अगर कोई लिख दिया, अब टीचर को पता चल गया तो जो स्टिक पिटाएंगे और उसके बाद टीचर का खौफ हो रहा है, बहुत खौफ था। और उसके बाद जो परिवार को बताया जाएगा तो उल्टा परिवारों मारेगा, मतलब घरों परिवार में पिटाई होगी, धर्मो जाए सब जाएगा। उसके बाद हो सकता है नामों कटा दिया जाए। तो उस समय ये बहुत बड़ा खौफ हुआ करता है। आज बच्चों को खौफ नहीं है, तो ये सब नहीं था। प्रेम मोहब्बत पहले 12 के बाद हुआ करता था, जब आदमी कॉलेज में जाता था। तो कॉलेज में आपको प्रेम हुआ? कॉलेज लाइफ हमने एक्चुअली देखा नहीं। अच्छा। मैंने बाद में अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, जब डिस्टेंस से? नहीं, फिर हमने ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से की। फिर हमने MBA भी किया। तो ये बाद में मैं अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर पे कोर्स किया, जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी पे एग्रीकल्चर से कोर्स किया। तो ये सब अपना हाइब्रिड मॉडल था। तो जो है ये सारी जो है हमारा रेगुलर हो नहीं पाया, चूँकि मैं अपने रोज़गार के चक्कर में, परिवार के देखभाल के चक्कर में बिहार से बाहर गया और मेहनत करना शुरू किया। लेकिन फिर जब मौका मिला तो मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर MBA किया, फिर आगे जो है हमने अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी से और जर्मनी की 1 यूनिवर्सिटी से फिर वहाँ से भी कोर्सेज किए एग्रीकल्चर के फील्ड में। हमने इसके बाद का नेक्स्ट मूव क्या है आपके जीवन में? देखिए, क्लास 12 के बाद जो है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया था, उस समय तक रोज़गार धंधा जो था वो लगभग ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब वो ट्रकें जो थी बहुत पुरानी हो चुकी थी और व्यवस्थाएं ख़त्म हो गई थी, और धंधा करना था, और कुछ तो करना था। क्योंकि हम लोग एक मतलब कहते हैं ना, राजा की जीवन जिए जब पिताजी थे। और जब हम 12 जाते जाते स्थिति ये आ गई थी कि आप समझिए कि उस समय हम लोग चावल और पानी और नमक मिला के या माड़ भात खाने का ऐसी भी स्थिति आ गई थी कि सब्जी के लिए पैसा जुटाएं कि फीस जमा किया जाए बहनों के पढ़ाई के लिए। तो बेहतर समझते थे कि सब्जी नहीं खाएंगे, फीस जमा करेंगे। क्योंकि पढ़ाई का महत्व मेरे पिताजी ने हमको समझाया था बचपन से, तो हम चाहते थे कि मेरे भाई बहन सब पढ़ें। तो हमने सोचा, मम्मी ने कहा नहीं तुम इंजीनियरिंग करो या कुछ, मम्मी चाहती थी कि आगे की पढ़ाई करो। लेकिन हमने कहा कि मम्मी हम पढ़ेंगे तो बाकी भाई बहन नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम छोड़ते हैं, बाकी को पढ़ने दीजिए। तो हम गए दिल्ली, अपना वहाँ ITs में जो अमेरिका की एक कंपनी है टारगेट बोल के, तो उनका यहाँ आउटसोर्स था, उनके लिए हमने जॉब किया दिल्ली के अंदर। कितना टाइम आपने जॉब को दिया? 3 साल करीब। 3 नहीं, 2-2.5 साल करीब। 2010 में हमने जॉब छोड़ा था और 2008 से हमने जॉब किया था।
तो 2-2.5 साल वहाँ जॉब में हम थे और इस दौरान हमने कॉरपोरेट कल्चर को सीखा। जैसे 2-2.5 सालों में तो एक तो मेरे लाइफ में जो मेरा शिक्षा का अनुभव रहा और कॉरपोरेट कल्चर तक पहुँचते पहुँचते जो मैंने बिजनेस पार्ट टाइम देखा था अपने घर का, उस अनुभव के साथ जब मैंने कॉरपोरेट अनुभव लिया तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। और ये समझ में आया कि जीवन में किस ढंग से आप और बेहतर कार्य कर सकते हैं। जैसे एक होता है बिजनेस ट्रेडिशनल करना और एक होता है वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जो कॉरपोरेट में होता है। तो वो कल्चर हमने सीखा और वो सीखने के बाद 2010 में परिस्थितियां ऐसी बनी कि बहन के लिए शादी खोजने का सब लोग कहने लगे और सैलरी जो थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन उतनी सैलरी से मैं कई लाख रुपए जुटा के और घर का खर्चा भी चला लूं और बहन की भी शादी कर लूं, ये संभव नहीं था। तो हमको लगा कि हमको कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर था मेरे पास, तो वहाँ से हम आए बनारस और हमने एक टूर कंपनी शुरू की। ये 2010 की बात है। अक्टूबर 2010 में मैंने सांक्रिट टूर जोन का नींव रखा बनारस में। तो जब सांक्रिट टूर जोन शुरू हुआ तो स्ट्रगल का दौर था। पहले 2-3 साल तो बहुत मुश्किल रहा। हालांकि मैंने कई प्रोजेक्ट किए यूएन के लिए, उस यूएन के डेलीगेट्स को लेके गया और कई तरीके का हमको मिला मौका। चूँकि एक बहुत प्रोफेशनल आदमी मैं बन चुका था उस समय तक, बात करने का सब शैली तो उस समय वो कम हुआ करता था बनारस के मार्केट में। तो जो बड़ी कंपनियां थी या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन थे मुझे प्रेफर करते थे। तो ये इस वजह से मुझे लोग लाइक करने लगे बनारस के मार्केट में और टूरिज़्म में मेरा एक धीरे धीरे नाम बनने लगा। और 2013 का दौर आया जब मैं धीरे धीरे हमारी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने लगी और इसी दौरान हमने अपनी बड़ी बहन की शादी भी की। आर्थिक रूप से आप फ्री हो चुके थे? ठीक हो चुके थे। अच्छा, ठीक हो चुके, फ्री नहीं हुए थे? ना, फ्री तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी स्थिति ठीक हो चुकी थी। इसी दौरान हमने गाड़ी भी खरीद ली थी, एक कार इंडिका उस समय सेकेंड हैंड ली थी। और मेरी दादी को तब खुशी हुई, कहती थी बाबू हम तो सोचनी कि अब घर में गाड़ियाँ ना आई। मतलब अच्छा, आपने बताया पिताजी आप लोगों के पास गाड़ियाँ हुआ करती थी? उस समय 2-2 गाड़ियाँ हुआ करती थी। एक गाड़ी से पिताजी जाते थे तो एक गाड़ी ड्राइवर रहता था कि घर के किसी को कहीं जाना है तो लेके गए आए। अच्छा, हाँ, दादी ने वो चीज़ देखा है और वो नहीं मिला तो देखा था। तो दादी को लगता था कि अब ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो जब हम एक कार खरीदे परिवार में, वो पहला कार उस दौर के बाद जब आया तो खुशी के माहौल, तो बहुत खुश थी दादी और बहुत आशीर्वाद देती थी। इसी दौरान फिर दादी का भी देहांत हो गया, लेकिन उनका आशीर्वाद था और फिर धीरे धीरे बिजनेस और ग्रो किया। और आज के डेट में हमारी कंपनी एक वर्ल्ड वाइड नाम है। और एक कंपनी के बाद हमने 2 कंपनी और भी शुरू की। मतलब टूरिज्म के सेक्टर में? नहीं, फिर 2 अलग अलग सेक्टर में भी। एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीटेक कंपनी है। और एक हमारा रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज की कंपनी है जो रिप्रेजेंटेशन करती है वर्ल्ड वाइड। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग तब हिलता है, इंसान जो कामयाब हो गया अपने जीवन में, बिहार छोड़ के गया जी, फलाना आपने चीज़ें की, आप अपने जीवन में अपने आप को सफल मानते हैं? मानते हैं नहीं मानते? एकदम सफल है। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया जी कि आप अपने जीवन में सफल हो गए और सारी चीज़ें हो गई जब जी, तो फिर से बिहार आना और ये गांव-गांव घूमना, लोगों की जन समस्याओं से अवगत होना, ये कैसे ख्याल आया कि नहीं ये होना ज़रूरी है? देखिए, मन में जो है हमेशा से जब हम बाहर भी कार्य कर रहे थे, देश विदेश अपने कार्यों के लिए जाते हैं, तो कुछ भी अच्छा देखते हैं, कहीं भी लंदन में देखा, बर्लिन में देखा, तो हमेशा ये लगता है कि क्या ये चीज़ हमारे यहाँ हो सकता है क्या? मतलब मन में ये क्लिक होता है कि क्या ये हमारे यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो जब ये चीज़ ऐसा लगता है कि होना चाहिए, तो मन में वो बांधे रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारी कोई पकड़ थी नहीं कि हम यहाँ आके कुछ करें। तो अपना कार्य कर रहे थे और इस दौरान गांव घर के बहुत सारे लड़के जो हैं वो हमें फ़ोन भी करते थे कि भैया कुछ काम रही, रोजगार रही तो बताइए। लेकिन मेरा जो इंडस्ट्री, हाँ, 1-2 लड़के आए भी वहाँ पे मिलने हमसे। तो जब आते थे लोग तो उनका जो कैलिबर था, वो जो हमें चाहिए प्रोफेशनल, वो नहीं था, स्किल्स नहीं थी। तो हमें ये हमेशा लगता था कि कैसे इन लोगों को हम मदद कर पाएँ। ये और यहाँ अक्सर हम जब गांव घर आते हैं, क्योंकि अक्सर आना होता है गांव में,
अपना खेत है यही पीछे में, जस्ट बाउंड्री के पीछे साइड में। ये तो मंदिर काली माता का है? हाँ, काली माता का मंदिर है। तो अक्सर अच्छा साल में पूजा होता है, गृह देवता, ग्राम देवता सबका तो आना होता ही है। तो लोगों से जब मिलते हैं, यहाँ देखते हैं तो बड़ी समस्याएं यहाँ पे गंभीर हैं। तो मन तो करता है कि कैसे कुछ करे जो सब ठीक हो जाए, खासकर शिक्षा। मतलब बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने, हम लोग बाहर गए पढ़ने, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। रोजगार में अगर हमको यहाँ करना था तो खाली गिट्टी बालू का काम करना था। तो अभी लगा कि भाई अच्छा, पिताजी हमेशा कहते थे कि हम लोग तो बाबू ये रोजगार धंधा में रहें, अब तुम वाइट कॉलर काम करना। अच्छा। तो ये मतलब छोटा सा 8 साल के बच्चे को पिताजी ये समझा के गए थे। तो ये लगता था कि अब कुछ अच्छा करें, पढ़े लिखे हैं तो वो सब करते करते यहाँ भी जब आते हैं तो मन करता है कि कुछ ऐसा क्यों न किया जाए जो यहाँ पे बेहतर हो। तो ये सब सोचते थे, लेकिन अकेले एक आदमी पहाड़ नहीं तोड़ सकता, सब कोई मांझी जी नहीं बन सकता। तो लेकिन इस दौर में एक बड़ा जो है बदलाव आया कि प्रशांत जी जैसा एक विशाल व्यक्ति, मतलब मंदिर की ओर वो जो है 2020 में करीब बिहार चले आए। मतलब वो बिहार में तो पहले से आए थे नीतीश जी के साथ वगैरह, लेकिन 2020 में उन्होंने अचानक से अपनी पूरी चीज़ों को बदल के रख दिया। वो बिहार में परिवर्तन की बात करने लगे, बिहार की जो दशा थी उसको लोगों के सामने दिखाने लगे। साइलेंट चीजें थी बिहार में, हाँ हाँ, वो एकाएक मतलब भूचाल बन के उठी कहीं ना कहीं। समस्याएं तो बहुत पुरानी थी, लेकिन प्रशांत जी उन समस्याओं पे बात करने लगे। अभी तक क्या होता था कि कोई समस्याओं पे बात नहीं करता था। अभी तक सब लोग जो सत्ता में एक बाइट है, एक पीस है ब्रेड में, वो सब हाँ यहीं बैठ जाते हैं हम लोग। तो नहीं ठीक है, तो ठीक, तो माँ हाँ, ये हमारी ग्राम की देवता है काली माई। तो हर गांव का जी जी और माई के कृपा से ही इस गांव के जो भी बच्चे बाहर निकल के नाम कमाए हैं वो सब इनकी कृपा और हम लोगों को इनकी देन, बड़ा सहयोग रहता है। जी इनकी देन है। हम लोग मेहनत कर पाए इतना कठिन परिस्थितियों में। तो एक्चुअली जब 2020 में प्रशांत जी ने संकल्प लिया कि बिहार की समस्याओं को सामने रखने की, समस्याएं 2020 में नहीं आई, समस्याएं तो बहुत पुरानी थी और वो हर दिलवाने का काम किया। बस वो हम लोग हर लोग जानते थे और हर लोग उस समस्या जो भी थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ बिहार के बाहर, बिहारी व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी बिहार के प्रति कोई सद्भावना है, वो कुछ न कुछ करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुट पाती थी। तो प्रशांत जी एक गांधी बन के बिहार के लिए सामने आए और बिहार की समस्याओं को दिखाना शुरू किए। तो हम लोगों को भी लगा कि यार ये बात तो हम भी सोचते थे, ये बात तो जो है ठीक कह रहे हैं, ये तो हम भी करना चाहते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हुई तब तक 2 साल और बीत गई, चूँकि कोविड आया और ये सब 2022 आ गया। बिल्कुल। तो 2022 में प्रशांत जी ने पदयात्रा शुरू किया और हम लोगों का भी कोविड में चूँकि बिजनेस व्यापार थोड़ा सा डाउन हो गया तो स्ट्रगल रोजगार का चल रहा था। 2024 आते आते फिर व्यवस्थाएं सब सही हो चुकी थी और फिर से हम लोग एकदम अपने पीक पे हैं। तो इस दौरान हमें ये समझ में आया कि जो चीज़ हम करना चाहते थे, जाके अपने घर परिवार गांव समाज के बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनको उद्यमी बनाना चाहते हैं, वहाँ शिक्षा के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं और ये चीज़ प्रशांत जी भी करना चाहते हैं। तो जुड़ जाए उनके साथ, तो इनके साथ जुड़ जाए क्योंकि देखिए इंडिविजुअली जो है आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये 5 उंगली एक साथ आएगी तो ताकत बनती है। एक मैनेजमेंट और एक टीम वर्क में ताकत होता है। बिल्कुल। और प्रशांत जी की अपनी काबिलियत जो है वो ऑर्गेनाइज चीज़ों को करने की है और एक बेदाग छवि के इंसान है। तो हम लोगों को लगा कि प्रशांत जी के साथ जुड़ के जो हम समाज में बदलाव करना चाहते हैं उसमें अपना योगदान दें और उसी के तहत हम जनसुराज में जुड़ गए। पिछले 2022 में या 23 में मन से तो पहले से जुड़े थे। अच्छा। मैसेज वगैरह से उनसे कन्वर्सेशन भी हुआ, लेकिन 2024 में एकदम ऑफिशियली फुल टाइम जुड़ गए। 1 साल पहले मतलब अब तब से हम फुल टाइम हैं। अच्छा। जनसुराजी हैं। अच्छा, और मतलब हम अपना बिजनेस धंधा सब छोड़ के यहाँ आ गए और तब से हम गाँव घर घूम के लोगों को जागरूक। सबसे बड़ी भूमिका ये निभाती है जी, बिहार जो है, आप जैसे अभी बताया कि सारा कुछ छोड़ के हम अभी आ गए हैं, गांव घर घूम रहे हैं। जी।
ये आपको कहीं कहीं जरूर सोचने पे मजबूर तो करता ही होगा जब गाँव घूमते होंगे कि शायद गलती कर दिए का। देखिए ये बहुत गहरा सवाल है। आम बात है, क्योंकि हम तो पॉलिटिशियन तो है नहीं जी। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, राजनीति से कोई बहुत सरोकार नहीं है, तो एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क ये सब किया हूँ, शिक्षा का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा हूँ। तो जो यहाँ चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस उस फील्ड में नहीं थी जो हमारा उद्यम है, या मैं जैसे अभी के दौर में पीसीएस अधिकारियों को भी यूपी में पढ़ाने का मौका मिला, यूपी गवर्नमेंट बुलाई तो पढ़ाता हूँ। बीएचयू में बोर्ड ऑफ स्टडी का मेंबर हूँ, वहाँ मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अच्छा। कई यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बुलाती है, वहाँ जाता हूँ पढ़ाने। तो वहाँ ये चैलेंजेस नहीं है, वहाँ अपने अनुभव के बेसिस पे लोगों को पढ़ाना है, और जो रिसीवर है जो उस ज्ञान को प्राप्त कर रहा है उसको भी उस ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ पे समस्या क्या है कि जब हम जाते हैं गांव में, लोगों को उन्हीं की समस्या याद दिलाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़, तो लोग ये तो मानते हैं कि समस्या है, लोग ये भी मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अच्छा, ठीक। लेकिन उस बदलाव में कहा जाता है ना, भगत सिंह बगल के घर में पैदा हुआ, हमारे घर में ना। हाँ। तो त्याग की भावना लोगों की नहीं है। लोग अभी भी अपनी बहुत हद तक, कई दफ़ा ये होता है कि लोग एक एक पार्टी को पकड़ के चलते हैं। कोई कहता है हम लालटेन बानी, तो कोई कहता है हम कमल बानी, तो कोई कहता है कि हम तीर छाप बानी। तो ऐसा होता है, तो जब ऐसा होता है तो मन को लगता है कि भैया तू सब बड़ा तो हमार का जरूरत बा, या मतलब ये क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, ये लोग इसी में खुश है। जो कि वही भरा हुआ है, सब भरा हुआ कुछ नहीं है, भरा कुछ नहीं है। बिहार 20 साल 25 साल पीछे है भारत से, मतलब भारत के और अन्य राज्यों से बिहार 20 साल 25 साल पीछे है। विश्व की तो बातें छोड़ दीजिए, जो हम देश दुनिया जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद ये लगता है कि आदमी जो है, ये जो बेसिक समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, उसको समस्या तो दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद जब वोट देने जाता है तो जाति के नाम पे बटन दबा देता है। तो कष्ट होता है इस बात को लेके, लोगों की बात को जो लोग जाति के नाम पे वोट दबा रहे हैं, हाँ, वो आपको लगता है कि आपके समझाने बुझाने से और ये सारी चीज़ें करने से कहीं ना कहीं मेंटालिटी बदलेगी? देखिए, अभी तक उनके पास ऑप्शन नहीं था। समस्या ये भी आपको समझना पड़ेगा कि आज से पहले जन सुराज या इस तरीके का स्वच्छ छवि का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं था, लेकिन तो वो उनके लिए मजबूरी भी थी, और उनको कोई समझाएगा भी तो क्या समझाएगा। एक तरफ कुआं तो दूसरा तरफ खाई, कान ऐसे पकड़ी चाहे ऐसे पकड़ी। एक तरफ कुआं या खाई वाली बात है कि कुआं में गिरे चाहे खाई में गिरे, बात एक ही है। तो किसी में गिर जाते थे जात के नाम पे। अब हम लोग जैसा व्यक्ति प्रशांत जी के मार्गदर्शन में अगर गांव में जाके लोगों को बता रहे हैं, तो जिसको बदलाव चाहिए वो तो सोचेगा ना कि भैया बदलाव कौन करेगा। ये पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति जो खुद को सक्सेसफुल बनाया, अपने परिवार को सक्सेसफुल बनाया, अगर 5 आदमी को, तो क्या 5,000 5 लाख आदमी कोई सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। तो इसकी लीडरशिप चाहिए कि बनस्पत उसकी लीडरशिप चाहिए जो था कुछ नहीं उसकी हैसियत। जब आपने उसको नेता बनाया तो आज वो करोड़ों रुपए की गाड़ी और करोड़ों रुपए का मकान बना के घूम रहा है। सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हम लोगों का तो वो अवस्था ऑलरेडी है कि गाड़ी और मकान और सारी व्यवस्था, हम लोग नीचे आकर अब जो है समाज को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आपकी जो समस्या है, अगर आज आप जागरूक होंगे तो कल आपके बच्चों की भविष्य, आपने अपना भविष्य खराब किया, अब बच्चों की भविष्य बना बेहतर होगी कहीं ना कहीं। बेहतर। अच्छा देखिए, बात की जाए जिससे विधानसभा से, ढेरी विधानसभा से आप आते हैं। जी जी। और अभी आप जो दम लगे हुए हैं समाज के अंदर और जो मेहनत कर रहे हैं, तो यदि देखिए कोई भी जब शिक्षित और उस तरह का व्यक्ति आता है समाज में, तो उसकी एक माइंडसेट होती है, एक प्री प्लानिंग होती है जी। तो यदि आप अपने विधानसभा के लिए आते हैं तो क्या कुछ सोच रखा है, क्या कुछ हो सकता है, चाहे जिस फील्ड से आप हैं, टूरिज्म फील्ड से, वो हुआ, या फिर और भी क्या चीज़ें आप बढ़ोतरी कर सकते हैं अपने विधानसभा में, कुछ सोचा होगा ना या फिर? बिल्कुल। देखिए, मेरा जो अपना पर्सनल बैकग्राउंड है, मैं एक टूरिज्म एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता हूँ। इसके अलावा मैं एक एग्रीटेक कंपनी चलाता हूँ और एक रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज की कंपनी चलाता हूँ। तो मेरा इन तीनों पोर्टफोलियो में पकड़ है। मेरे विज़न में 3 मुख्य बातें हैं इस क्षेत्र के लिए। पहला, मैं 600 फीट ऊंची सम्राट अशोक की मूर्ति बनाकर पर्यटन का विकास करना चाहता हूं, जिससे यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कार्गो एयरपोर्ट बनाना चाहता हूँ। अच्छा। नीतीश कुमार ने कहा था
कि यहाँ पे समुद्र नहीं है तो हमारे पास आकाश है, हम आकाश का इस्तेमाल करेंगे और उसके माध्यम से यहाँ विकास होगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके अलावा तीसरा, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। अच्छा। क्योंकि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी यहाँ से दूर है और यहाँ बहुत समस्या है बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भी। तो एक डिहरी में यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बन जाए जिससे कि लोगों को मेडिकल के लिए पलायन और हायर एजुकेशन के लिए पलायन ना करना पड़े। ये तीन मेजर बातें इस क्षेत्र के लिए। जो है कि डेहरी विधानसभा के अंदर नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के समक्ष खड़े हैं। आपने अपने विजन में एक चीज़ गिनवाई, आइए थोड़ा आगे हो जाइएगा आप, कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ये सब चीज़ें जी जी तो है, तो आपके बगल में ही विधानसभा के अंदर ही है, तो फिर क्यों बनवाने की जो है कि ललक है? देखिए तो यहाँ जो आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं या बगल में यूनिवर्सिटी है, ये एक प्राइवेट संस्था है जी। और जब प्राइवेट इन्वेस्टर या बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो सोल होता है, आत्मा में प्रॉफिट निहित होती है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है और इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। हाँ, जाहिर बात है, इन्वेस्ट किया है भाई, तो इन्वेस्ट किया है तो उसको जो है अपना प्रॉफिट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ भाव सेवा का नहीं है, वहाँ भाव प्रॉफिट का है। और मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व यूनिवर्सिटी की। जब गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ वेलफेयर आता है, वहाँ सेवा आता है। तो जब गवर्नमेंट की संस्था इस तरीके की इससे बड़ी संस्था बनेगी तो जो यहाँ से लोगों को बनारस जाना पड़ता है BHU में सस्ता इलाज, बढ़िया इलाज के लिए, वो इलाज यहीं होने लगेगा, सस्ता और बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और दूसरा चीज़, शिक्षा के लिए यहाँ से बहुत सारे बच्चे जाते हैं, यूपी कॉलेज में बनारस पढ़ते हैं, विद्यापीठ में पढ़ते हैं, BHU में पढ़ते हैं। और यहाँ भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी दूर है, यहाँ नहीं है, रोहतास में नहीं है। तो अगर एक यूनिवर्सिटी यहाँ बन जाए और मेडिकल कॉलेज बन जाए गवर्नमेंट का, तो यहाँ सुविधा हो जाएगी। यहाँ से शिक्षा के लिए पलायन बंद हो जाएगा और यहाँ से रोजगार, शिक्षा के लिए भी पलायन बंद होगा, रोजगार भी हजारों की संख्या में उत्पन्न होगा और साथ में जो स्वास्थ्य के लिए पलायन हो रहा है वो भी बंद होगा। कहीं ना कहीं एक काम से कई समाधान उत्पन्न होगा, कई समाधान होगा। और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। सब चल जा रहा है बाहर, तो बिहार कहाँ बनेगा? तो हम लोगों को अपने भाइयों को यहीं, अपने परिवार को यहीं एकजुट करना है, तब बिहार बनेगा। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए जी। आपको हमारे पीछे ये जंगल झाड़ दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये जंगल झाड़ नहीं है, आपको दिखा रहे हैं। वो जो बाउंड्रीज दिख रही है, थोड़ा सा क्लोजअप करिएगा, वहाँ पे बाउंड्री दिख रहा होगा आपको, लंबे गया होगा। ये पहले सुअरा हवाई अड्डा के नाम जाना जाता था ना, डेहरी विधानसभा के अंदर। तो आपके विजन में जो एक चीज़ है कार्गो एयरपोर्ट को लेकर, उसकी क्या प्लान है और किस तरह से उस पर आपने विचार रखा है अपना? देखिए, ये जो स्थान है सुअरा, ये आज का नहीं, डालमिया के समय से यहाँ एक हवाई अड्डा हुआ करता था। तो पहले हवाई जहाज़ भी उतरती थी, बाद में जो है हेलीकॉप्टर वगैरह कई नेता का यहाँ उतरा है, भाषणबाजी हुई है। लेकिन समय के साथ इस स्थल को लीज आउट किया गया फैक्ट्रियों के लिए। अच्छा। लेकिन आजकल बात चल रहा है पैसेंजर एयरपोर्ट के लिए, यहाँ बनाने के लिए। तो पैसेंजर एयरपोर्ट बनारस में भी है, पटना में भी और गया में भी। ये तीनों 150 किलोमीटर के रेंज में है यहाँ से। तो और ये बड़े शहर हैं। कभी भी अगर पैसेंजर एयरपोर्ट डिहरी में बनेगा तो यहाँ छोटा एयरपोर्ट बनेगा और यहाँ उड़े देश की आम नागरिक वाला ATR 72 टाइप का प्लेन उतरेगा, यानी छोटी प्लेनें। और हो सकता है पैसेंजर के अभाव में वो एयरपोर्ट बंद भी हो जाए कुछ सालों में। इसलिए अपने कार्गो एयरपोर्ट का प्रस्ताव, तो हमने ये प्रस्ताव रखा कि पूरे भारत में अभी तक कोई भी कार्गो एयरपोर्ट नहीं है। तो जब कार्गो एयरपोर्ट नहीं है और हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, नीतीश बाबू कहे ही हैं, नीतीश बाबू एक बार कहें कि जो है यहाँ समुंदर नहीं है, तो यहाँ से शिपमेंट नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं आती। आकाश तो भैया हमारा अपना है, यहाँ धरती अपनी है, धरती अपनी है, आकाश अपना है। तो बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं, सेंसिटिव इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, जो कि उनका सामान बाई फ्लाइट देश विदेश एक्सपोर्ट होता है। अगर कार्गो एयरपोर्ट बिहार में बनता है, जो कि अमेरिका में, चाइना में हर जगह कार्गो एयरपोर्ट है, भारत में भी एक डेडिकेटेड कार्गो एयरपोर्ट बनता है और वो भी यहाँ बनता है डिहरी में, लैंड कोई भी हो सकता है, तो
इसका बड़ा व्यापक प्रभाव होगा। कार्गो एयरपोर्ट बनने से पहले तो सीधे सीधे रोजगार लाखों लोगों को मिलेगा। यहाँ जो खाली ज़मीनें हैं उस पर गोडाउन यानी वेयर हाउस बन जाएगा। पूरे भारत से जो शिपमेंट है वो आएंगी, गोडाउन में रखाएंगी और उसके बाद सारा कस्टम वगैरह का प्रोसेस क्लियर करके सामान प्लेन में बैठ के विदेश चला जाएगा। तो एक तो ये आप समझिए, इससे वेयर हाउस में रोजगार बनेगा, वेयर हाउस सिटी के रूप में ये डेवलप होगा। लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, किसी को सुपरवाइजर, मैनेजर, शिफ्ट मैनेजर, लेबर, हर तरीके का रोजगार मिलेगा। और जो लैंड ऑनर है उसको आज 14-15 हज़ार रुपये बीघा पे खेती में देता है, उसको लाखों रुपए मिलेगा, रेंट मिलेगा। तो इस तरीके से इस क्षेत्र का बहुयामी विकास होगा। इसके साथ साथ जो कंपनियां हैं, सेंसिटिव इंडस्ट्रीज जो हैं, मोबाइल हैं, सेमीकंडक्टर हैं, जो बाई फ्लाइट एयर कार्गो के थ्रू इनका सामान देश विदेश एक्सपोर्ट होता है, ये कंपनियां भी इसके इर्द गिर्द आना शुरू होंगी बिहार में और वो यहाँ पे अपना सेटअप बनाना शुरू होंगी। और वो जो एक ट्रस्ट खोया हुआ है बिहार ने वो वापस आएगा, कहीं ना कहीं बनेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ों को करना पड़ेगा और ये जब चीज़ें आती हैं ना तो आसपास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। इतना बड़ा मैन पावर पूरे भारत से यहाँ आके रोजगार में शामिल होगा। और हमारे नेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो कहते हैं हम बिहार को डेवलप तभी मानेंगे जब हरियाणा का आदमी यहाँ के काम करे, दिल्ली का आदमी यहाँ आके काम करे, क्योंकि हमारे आदमी वहाँ जाके खट रहे हैं। तो जब ये सब बनेगा तो सब जगह के आदमी यहाँ के काम करेंगे और ये भी उजियारा हो जाएगा गुड़गांव की तरफ। तो बिहार बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट हम बनाना चाहते हैं और ये बहुत बड़ी हम लोगों के तरफ से हमारे डिहरी के वासियों को और पूरे बिहार के वासियों को एक देन होगी अगर यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने हमें मौका दिया करने के लिए। चलिए ठीक है, आपकी तीसरी जो विज़न है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल। ये अपने विज़न में डालमिया नगर फैक्ट्री की जिक्र किया था जी। अभी हम लोग उस जगह पे मौजूद हैं। हाँ। आप हमारे समक्ष देख रहे हैं ये जो पूरी बाउंड्री है ये डालमिया नगर फैक्ट्री की, ये भी उसी के विंग्स हैं जी, ये उसी का विंग है। हाँ। तो क्या विजन क्या था इसको लेकर, आप जो बता रहे थे? देखिए, अभी जब भी चुनाव का समय आता है तो इसको चालू कर दिया जाता है, तो डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू कर दिया जाता है हवा में। हाँ, हवा में। एक बार लालू जी ने यहाँ कुछ योजना चालू कराई, फिर ये प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, उन्होंने भी कुछ चालू करवा के गए और कितना चालू है ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। पूरा अंदर काम में चल ही रहा है, हमको लग रहा है ये सब चालू हो गया है, बहुत लेबर अंदर काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये व्यंग्यात्मक है। ये इसको चालू नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक शर्मिंदगी वाली बात है। ये देख के शर्म लगता है कि प्रधानमंत्री के मुंह से इतना बड़ा झूठ, और फिर से ये बात हो रहा है कि डालमिया नगर फैक्ट्री को चालू करा देंगे। देखिए, डालमिया नगर फैक्ट्री इसलिए नहीं चालू हो सकती कि ये ज़मीनें बारी बारी बेची जा रही हैं। कोर्ट के आदेश पे अभी इनकी डालमिया नगर की बहुत ज़मीन इधर बीच भी नीलामी हुई है। अच्छा। और पीछे उधर आगे पीछे की भी ज़मीन आप आ रहे थे तो आप देख रहे थे, नापी चल रही थी, वो रेलवे को दिया गया है। अच्छा। और बहुत सालों से रेलवे के पास है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि जब ज़मीनें बेची जा रही हैं तो फैक्ट्री किस चीज़ पर खुलेगा। तो ये सब झूठ है कि डालमिया नगर खुल सकता है, लेकिन हाँ, अगर क्या डालमिया नगर नहीं खुलेगा तो यहाँ का विकास नहीं होगा। ये क्या उस हाँ, तो वो अभी जो नेता हैं उनके पास विजन नहीं है कि ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। वो इसी को सोचते हैं यही चालू होगा तो सब होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं पर्यटन का एक्सपर्ट हूँ। अब जैसे डालमिया नगर फैक्ट्री है, आप देख रहे हैं, ये चिमनी है, ये धुआं फेंकती थी जब फैक्ट्री चालू था तो। लेकिन हमने सोचा कि बिना धुआं फेंकने वाला एक फैक्ट्री चालू किया जाए। अच्छा। तो बिना धुआं फेंकने वाला फैक्ट्री जो है, सम्राट अशोक की 600 फीट ऊंची यहीं पे मूर्ति बनाने की हम लोगों ने विचार, जब हम लोग सोन नदी के किनारे में जब चलेंगे तो आपको दिखाएंगे, वहीं पे हम लोग 600 फीट ऊंची सम्राट अशोक की मूर्ति बनाना चाहते हैं। वहीं पे चल के की जाए। बिल्कुल। हमारे पीछे आप सोन नदी देख रहे हैं और वही ये सोन पुल है नदी का, जिसपे यातायात आवागमन चालू है। और हमारे साथ से अभिषेक भैया हैं, जो आप विज़न बता रहे थे जी, जिसमें एक था डालमिया नगर जो फैक्ट्री, उससे रिलेटेड कि धुआं से चिमनी बंद हो गया तो रोजगार का साधन हो सकता है डेहरी में, विधानसभा के अंदर। तो वो क्या विज़न था? देखिए, जैसा हम लोग अभी डालमिया नगर में थे, आपने देखा कि वहाँ एक फैक्ट्री थी धुआं फेंकने वाली, जिसमें चिमनी भी था। तो फैक्ट्री का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि धुआं फेंके। फैक्ट्री हर वो उद्यम होता है जहाँ से रोजगार उत्पन्न होता है। तो हमने बिना धुआं फेंकने वाला फैक्ट्री की बात करी कि सम्राट अशोक की 600 फीट ऊंची मूर्ति यही सोन नदी के तट पे अगर यहाँ पर बने
और उसके पीछे से जी इस स्थान पर नदी का दायरा है, मतलब ये जितना हाँ, देख रहे हैं खाली स्थान ये नदी का ही नदी का क्षेत्र है। और यहाँ सम्राट अशोक की 600 फीट ऊंची मूर्ति बने, तो सोचिए जितना बड़ा 600 फीट जी, ये जो आप सामने ये बिजली का जो खंभा देख रहे हैं इससे भी बहुत बहुत ऊंचा होगा। और जो ये पानी का स्ट्रीम वहां बह रहा है कैनाल नुमा बना के उसके पीछे से बहे नहर के, तो उसमें क्रूज चले। और जब 600 फीट ऊंची मूर्ति बनती है तो उसका जो चौड़ाई डायमीटर बहुत बड़ा होता है, तो पैर से लेके चेस्ट तक, पेट तक आदमी लिफ्ट में जाएगा, जैसे कि अच्छा, उस मूर्ति के अंदर अच्छा, जैसे कि ईफिल टावर में है पेरिस में, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में है गुजरात में, तो यहाँ तक जाएगा। और पेट के अंदर और सीने में ये पूरा जो एरिया होगा वो अखंड भारत म्यूजियम रहेगा। उसमें आज का जो एआई टेक्नोलॉजी है इससे ये दिखाया जाएगा कि उस जमाने में अखंड भारत कैसा था, उस जमाने में शिक्षा का क्या साधन था, उस जमाने में युद्ध और बुद्ध के माध्यम से कैसे सम्राट अशोक ने अखंड भारत का जो है विस्तार किया था। तो ये देख के एक तो युवा प्रेरित होंगे, और जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ बनारस से और गया के बीच में जो टूरिस्ट जाते हैं रुकते नहीं है, वो यहाँ रुकेंगे। अच्छा। और यहाँ जब रुकेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे और क्रूज का आनंद लेंगे, उसके पीछे जो कैनाल बनारस जैसे बनारस में घाटों के किनारे, तो यहाँ पे बहुत सारे होटल, आप जैसे ये यहाँ पे एक पैरेलल रोड बन जाए मरीन ड्राइव टाइप का, और इधर ही बहुत सारे होटल बनने लगेंगे, 4 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट बनने लगेंगे, ठेला वाला और तमाम गुमटी वाला। इनकम बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं बहुत तरीके से। भाई होटल बनेगा तो उसमें रिसेप्शनिस्ट का जॉब, फ्रंट ऑफिस, हर तरीके का लाखों लोगों को का जॉब, रेस्टोरेंट में जॉब, टैक्सी यहाँ के लोग खरीद के अपना टूरिज्म में चलाने लगेंगे, तो गाड़ियों का जॉब, ड्राइवरों का जॉब, गाइड्स का जॉब, जो पढ़े लिखे हुआ हैं। बनारस में एक एक गाइड जो बढ़िया गाइड हैं 1.5-2 लाख रुपए महीना, उससे भी ज्यादा कमाते हैं। वो लेवल नहीं है, सेट अमाउंट नहीं है, कोई सेट अमाउंट नहीं है। तो यहाँ भी जो शिक्षित युवा हैं वो गाइडिंग का काम सीखकर दे कैन स्टार्ट वेरी गुड गाइडिंग हियर एज वेल। तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और वाइट कॉलर, ये बालू बेचने वाला लेबरई का खाली रोजगार नहीं। अच्छा। तो हम इस तरीका, पढ़े लिखे लोग हैं तो ये पढ़े लिखे वाली बात करेंगे, तो इस तरीके का रोजगार चाहते हैं। और ये जीवन जुग्गी हो जाएगा। आज से 100 साल बाद भी जो हम लोगों का बच्चा लोग और पोता नाती सब आएगा, वो कहेगा कि हमारे पूर्वज कुछ बना के गए हैं। मतलब अभिषेक सांकृत की बात नहीं है, ये जो भी समाज के लोग हैं सबको धन्यवाद देगा कि रउआ सभे भी कुछ बनैले बानी जा, संगठन से ये चीजें संभव हो। हाँ, कि आप लोग कुछ बनैले बानी जा। और नहीं तो अगर हम लोग मर जाएंगे तो कल को लोग कहेगा ये बालुए न बाउका बा, कुछ अरे इस बालू का आप सोचिए हम लोग कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दुबई जाता हूँ हर साल अपने बिजनेस के पर्पज से, और वहाँ डेजर्ट सफारी है, उसको सैंड ड्यून बासिंग बोलते हैं। ऊंचा बालू लदा होता है और उस पे जो है 4 व्हील ड्राइव की गाड़ी से एकदम उछलता कूदता उसमें डेजर्ट सफारी। इस बालू को कई किलोमीटर में अगर हम पूरा उसका एक वो बना के एकत्रित करके उसका लंब बना दें, उस पे डेजर्ट सफारी वगैरह होने लगे, तो बालू तो अपना ही है ना भाई। तो उस बना देवे के बाद और वही पे सैंड ड्यून बासिंग हो लगी। तो यहाँ जो बात टूरिस्ट पहले आई सम्राट अशोक खातिर, और बाद यहाँ आरती भी शुरू हो जाई, और बाद सैंड ड्यून बासिंग भी करे लगी हन। तो सोची पूरा क्षेत्र टूरिज्म नगरी के रूप में। और जो यहाँ आएगा वो आदमी तारा चंडी भी जाई, वो आदमी जो बा तुतला भवानी भी जाई, ऐसे और भी जगह पहाड़ में भी जाई। तो यहाँ पूरे क्षेत्र का एक समूल्य विकास, सिर्फ यहीं का नहीं, पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले का और कई जिले का इसके वजह से विकास होगा। और जब टूरिस्ट आएंगे तो आय बढ़ेगी, बहुत आय बढ़ेगी, का विकास, डॉलर आएगा, डॉलर आएगा, और डॉलर का बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, डॉलर आएगा। खैर, ये सारी जो बातें आपने सुनी, जानी, परखी और समझी, आपके समक्ष ये कहानी थी अभिषेक संकृत जी की, जो कि डेहरी विधानसभा के अंदर जमुहार गाँव के रहने वाले हैं। बहुत सारी अप्स एंड डाउन आई जीवन में, लेकिन फिर भी वो एक 8 साल का बच्चा, अबोध बच्चा, आज अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आपको थोड़ा कट करते हैं यहाँ पे, यही सामने शमशान घाट है जहाँ पिता के को मैंने 8 साल की उम्र में अग्नि दिया था। और आज 98 से लेके आज 27 साल हो गया, हम यहाँ खड़ा होकर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ये बिहारी ही कर सकता है, क्योंकि बाकी लोग नर्वसिया जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हमारे ये हो गया तो ये नहीं कर पाए, वो हो गया तो ये नहीं कर पाए। लेकिन वो क्या सहन शक्ति, वो गट्स रहा होगा उस दिमाग, उस बच्चे के अंदर,
जो आज बड़ा होके अपने आप में एक नाम है, और आज विधानसभा के अंदर जनसुराज पार्टी ज्वाइन करके तमाम लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग भूमिका जो है कि बनाए हुए हैं। बाकी ये तो जनता जनार्दन को देखना है कि आगामी समय में क्या होता है। बतौर अभिषेक जी, तमाम जो दर्शक हैं, जो देखने वाले सुनने वाले हैं, उन सभी को, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। सबसे पहले जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम है। रउआ सभे हमार परिवार बानी जा, हम जनता के रूप में तो देखबे ना करी ना, हम परिवार के रूप में देखी ना रउआ सभे के। बहुत कष्ट रउआ सभे देखले बानी जा। 1984 में जब डालमिया नगर बंद होए से लेके यहाँ मकराइन के पुल खराब होए से लेके तमाम समस्या बाग, अगर हम गांव-गांव के समस्या के बात करी तब बहुत समस्या गिना सकते, एकदम भर जाई। गांव-गांव घूमत बाई तब बहुत समस्या बा, लेकिन उस सब समस्या से इतर देखी बहुत समस्या तो ऐसा बा कि मुखिया जी लोग, बहुत समस्या ऐसा बा कि वार्ड सब लोग ठीक कर सकेला, नाली गली। हम कुछ ऐसा करके रउआ सभे के देवल चाहत बानी कि इस क्षेत्र का नाम फिर देश विदेश में फैल जाए और लोग कहे कि डिहरी का आदमी बाड़न जा। मतलब जब 84 में फैक्ट्री बंद हुई, फिर इतना साल बाद फिर से यहाँ का गौरव फैल गई बा, तो ऐसा कुछ करके देवे खातिर डेवलपमेंट करे के विचार से आयल बानी। रउआ सभे चाहल जाई तो डेवलपमेंट होई, रउआ सभे ना चाहल जाई तो जैसन चलत बा वैसन चलबे करी। लेकिन रउआ सभे के विचार करे के बा कि हम कब तक जाति पाति के सोचल जाई, कब तक एक पार्टी के बोरा अपने सिर पे उठावल जाई। का हमनी के अपनों लइका के या भविष्य के कुछ देवे के बा कि भविष्य में कहे कि हमार दादा चाचा बाबा भैया कोनो बढ़िया डिसीजन लेलन कि एगो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी के आगे बढ़ैलन आ उ हम लोगन के आगे बढ़ैलन। तो अगर ये सब आप लोगन के विचार में रहे, मन में रहे, तो हम रउआ सभे सामने खड़ा बानी और रउआ सभे के साथे बानी, और विचार आपके करे के बा कि अभिषेक सांकृत रउआ चाही कि ना चाही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं सबके साथ आप सभी तमाम जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध होगा कि पूरी जो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, डॉक्यूमेंट्री, जो भी आपको इच्छा हो आप कह सकते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और फिर आप सभी से मिलते हैं किसी अन्य गांव में, अन्य ऑटोबायोग्राफी के साथ, अन्य शख्सियत की कहानी के साथ, क्योंकि हर एक कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो आप भी इस कहानी से जो कुछ भी सीखे हों वो नीचे आप लिख के अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका हमारे साथ समय देने के लिए। बहुत अच्छा खासा समय आपने दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।